बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है और ये तीसरी बुक से लिया गया है। तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। बाकी के दो पार्ट आपने ऑलरेडी देख ही लिए होंगे, अगर नहीं भी देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया, आप उसको भी प्ले करके देख लीजिए। 15 क्वेश्चन इस तरीके से आपके टोटल 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक जाते थे। यानी कि जो जमींदार थे वो राजस्व जो राशि है, मतलब जो टैक्स है, वो अंग्रेजों को क्यों नहीं दे पाते थे। तो देखिए इसका मैं सिंपल सा आपको आंसर बता दूं। देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त जब लागू किया गया था, मतलब एक ऐसा बंदोबस्त जिसमें फिक्स टैक्स देना था, तो ऐसे में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किस पे किया गया था? जमींदारों के ऊपर, कि जमींदार किसानों से टैक्स लेगा और टैक्स लेने के बाद उसको अंग्रेजों को देना है। तो ऐसे में क्या किया गया था, जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत हाई टैक्स लगा दिया था जमींदारों पे, और ये जमींदारों को कह रखा था कि आप जितना मर्जी टैक्स आप नीचे से ले सकते हो, मतलब किसानों से ले सकते हो, और हमें एक फिक्स टैक्स आप दोगे, ठीक है। इस तरीके की चीजें थी। तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जो कीमत था, टैक्स का जो कीमत था वो हाई कर रखा था। इसकी वजह से जो जमींदार है उस चीज को देने में चूक जाते थे। तो देखिए क्या लिखा है, जमींदार अक्सर राजस्व यानी कि रेवेन्यू जमा करने में चूक जाते थे क्योंकि जो कठोर और ऊंची लगान थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने बहुत अधिक राजस्व तय कर दिया था, जिसकी वजह से जो जमींदार थे उसको दे नहीं पाते थे, ठीक है। दूसरा है कृषि उत्पादन में गिरावट, यानी कि समय के साथ कृषि उत्पादन में गिरावट आ गई, जिसकी वजह से किसानों को पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता था, और जब उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता था वो जमींदारों को नहीं देते थे, और जब जमींदारों के पास पैसे नहीं आते थे तो भाई सिंपल सी बात है ऊपर कैसे देंगे। तो ये भी एक दिक्कत थी। अगला है कृषि पर पूर्ण निर्भरता, सारे लोग डिपेंड किस पे थे? खेती के ऊपर। तो जमींदारों की आय का मुख्य जो स्रोत था वो था खेती, ठीक है। फसल खराब होने पर भी उसकी जो कमाई है धीरे धीरे घटती जाती थी, इसकी वजह से ये भी एक प्रकार का दिक्कत था। नियत नियत समय पर राशि न जुटा पाना, मतलब जैसे अंग्रेजों ने फिक्स कर रखा था कि भाई इस समय पे टैक्स चाहिए तो इस समय पे टैक्स चाहिए, एक डेट दे दिया था, अगर नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ऐसे में क्या है, ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था में समय पर भुगतान करना भी जरूरी था। रकम देने में देरी होने की वजह से, है ना, जो जमींदार है वो चूक जाते थे, दे ही नहीं पाते थे, ठीक है। आगे किसानों का विद्रोह और भुगतान न कर पाना, कई बार किसान अत्याचारों के कारण लगान देना ही बंद कर देते थे, जिसकी वजह से जमींदारों के पास पैसे नहीं आ पाते थे, और जब जमींदारों के पास पैसे ही नहीं आएंगे तो ऊपर कैसे देंगे, सिंपल सी बात है। तो कठोर और ऊंची लगान हो गया, और दूसरा है कृषि उत्पादन में गिरावट, तीसरा है कृषि पर पूर्ण निर्भरता, चौथा है नियत यानी कि फिक्स समय पर टैक्स ना चुका पाना, और किसान विद्रोह कई बार कर देते थे। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। अगला क्या लिखा है, ब्रिटिश सरकार जमींदारों को अपने नियंत्रण में कैसे रखते थे। ब्रिटिश सरकार जमींदारों को अपने कंट्रोल में कैसे रखती थी। सबसे पहले क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को अपने नियंत्रण में रखने के कई सारे तरीके अपनाए। जैसे सबसे पहला है उच्च और निश्चित राजस्व तय कर देना। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने जमींदारों पर इस्तमरारी बंदोबस्त लागू कर दिया था कि भाई अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी जमींदारी नीलाम कर देगा, तो कंट्रोल कर लिया। तो यही लिखा है कि जमींदारों को हर हालत में तय समय पर राजस्व जमा करना पड़ता था। भुगतान में थोड़ी सी भी अगर देरी हो गई तो इसकी वजह से सरकार उन्हें दंड देती थी, और उसकी वजह से उनकी जमींदारी को नीलाम कर दी जाते थे। अगला है नीलामी की धमकी देना, यदि जमींदार राजस्व न दे पाए तो उनकी जायदाद तुरंत नीलाम कर दी जाती थी। इस डर से वे सरकार के प्रति वफादार और आज्ञाकारी बने रहते थे। अगला है कानूनी दबाव, ब्रिटिश सरकारों ने ऐसा कानून बनाया जो कि किसानों की बजाय जमींदारों के पक्ष में थे, लेकिन जमींदार पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर थे, ठीक है। जरा सी गलती पर सरकार मुकदमे चला देती थी, यानी कि जमींदार के ऊपर क्या है, मुकदमे चल जाते थे। अगला है मध्यस्थता प्रशासनिक भूमिका, इसका मतलब क्या हो, जमींदारों को सरकार और किसानों के बीच में राजस्व वसूली एजेंट बना दिया गया था, यानी कि इनका बीच का काम था। इट मीन्स ये कि इधर किसानों से पैसा लेना, उधर जमींदार अंग्रेजों को दे देना, तो बिचौलियों का काम करते थे। तो इससे वे सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाते थे और स्वतंत्र रूप से वो काम नहीं कर पाते थे। इसके साथ साथ इनके जो लठियार वगैरह थे ना, सबको हटा दिए थे, ठीक है। राजस्व वसूली के लक्ष्य, सरकार ने जमींदारों पर सख्त वसूली लक्ष्य लगा दिया था कि भाई देखो तुम्हारा एक ही काम है, क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टैक्स लेना है किसानों से और हमारे तक पहुंचाना है, और बीच का जो बचा हुआ पैसा है वो तुम अपना प्रॉफिट में रखोगे। कर वसूली
कर वसूली होने पर उन्हें दंड का सामना करना पड़ जाता था। कई बार ऐसा कम वसूली होने पर दंड का सामना करना पड़ जाता था। जब किसान उनको कम पैसा देते थे तो वो ऊपर दे नहीं पाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमींदार की जमींदारी क्यों नीलाम कर दी जाती थी? अभी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, जमींदार की जमींदारी इसलिए नीलाम कर दी जाती थी क्योंकि वो सही समय पे जब टैक्स नहीं दे पाएगा तो जमींदार की जमींदारी नीलाम कर देंगे अंग्रेज। ठीक है, तो क्या लिखा है? ब्रिटिश शासन में जमींदारी नीलाम होने के कई सारे कारण थे। क्या कारण थे? सबसे पहले राजस्व यानी कि लगान सही समय पर जमा न कर पाना। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों पर यह नियम लगा दिया था कि उन्हें तय समय पर पूरी राजस्व राशि जमा करनी होगी। यदि जमींदार एक भी किस्त चूक जाए तो ऐसे में उसकी या सही समय पर राशि नहीं जमा कर पाए तो ऐसे में सरकार उनकी जमींदारी को जब्त कर लेती थी, नीलाम कर देती थी। दूसरा है सरकार को स्थायी आय सुनिश्चित करना। ब्रिटिशों के लिए राजस्व उसकी सबसे बड़ी आय थी, इसलिए वे चाहते थे कि जमींदार कभी भी वसूली में ढील ना दे, यानी कि परफेक्टली काम करे और किसानों से वो टैक्स ले और हमें तक पहुंचाए। ठीक है, दबाव बनाना और नियंत्रण रखना, यानी कि जमींदारी निलमीकरण से जमींदार डरते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जमींदारी नीलाम ना हो, इसी वजह से वो सरकार के प्रति वफादार बने रहते थे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कई कारणों से उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी क्योंकि सही समय पर वो टैक्स नहीं दे पाते थे। ठीक है, आगे क्या लिखा है? अगला है जमींदारों की तरफ से क्या प्रतिरोध रहता था। यानी कि अब तो ये वाली बात है कि भाई ये तो जमींदार फिर टैक्स अगर नहीं दे पाएंगे, किसान उनको टैक्स नहीं दे, जमींदार फिर ऊपर कैसे देंगे? तो ऐसे में तो घाटा तो जमींदार का होगा। तो जमींदार देखिए क्या स्ट्रेटेजी लगाता था इन चीजों से बचने के लिए। तो यही क्वेश्चन लिखा है कि जमींदारों की तरफ से प्रतिरोध किस प्रकार से होता था, जमींदारों ने अपनी जमींदारी नीलाम होने से किस प्रकार से बचाई। तो देखिए सबसे पहली चीज है, ब्रिटिश शासन में जमींदारों ने अपनी जमींदारी बचाने और सरकार के कठोर राजस्व नियमों का विरोध करने के लिए कई प्रकार के प्रतिरोध किए। क्या प्रतिरोध किए? सबसे पहला तरीका क्या हुआ? राजस्व भुगतान में जानबूझ के देरी कर देना, यानी कि जमींदार सरकार पर दबाव बनाने के लिए सही समय पर राजस्व नहीं जमा करते थे या फिर कम राशि देते थे। यानी कि कहा जाए कि जब उनको ये बात पता लग जाती थी कि भाई देखो राजस्व जमींदारी हमारी वैसे ही नीलाम होने वाली, तो एक काम करते हैं जानबूझ के देरी कर देते, हम देंगे ही नहीं। ठीक है, दूसरे नंबर पे नीलामी का विरोध। कई बार नीलामी का विरोध भी कर देते थे। जब सरकार जमींदारी नीलाम करने आती थी तो जमींदार गांव के लोगों को नीलामी में बोली लगाने से रोकते थे और ताकि जमींदारी उनके हाथों से न जाए। और कई बार तो ऐसा होता था कि जमींदार अपने ही कुछ एजेंट बैठा रखे होते थे और जमींदारी में जब बोली लगती थी तो वो कहते थे कि हाई रेट बोल दो। हाई रेट बोलते थे और ऊना का दूना दाम बोल दिया और उसके बाद जमींदारी खरीद ली। अब जमींदारी खरीद ली लेकिन उसके लिए एक समय दिया जाता है कि आप इतने समय में पैसा जमा कर दो, और कई बार उन्हीं के एजेंट होते थे तो कहते थे भाई हम पैसे नहीं देंगे, जमा ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फिर अंग्रेज आते थे, फिर जमींदारी नीलाम करते थे, फिर उन्हीं का कोई बंदा खरीद लेता था और इस वजह से बार बार ऐसी चीजें होती थी, पैसा देने में चूक जाते थे। तो उसकी वजह से लास्ट टू लास्ट क्या करते थे, वो जो जमींदार जो पहले वाला जमींदार था उसी जमींदार को पूरा का पूरा दोबारा दे दिया जाता था। इस तरीके से वो अपनी जमींदारी बचा लेते थे। कई बार तो वो अपने पत्नी के नाम कर देते थे, कोई स्त्री के नाम कर देते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यह नियम लगा रखा था कि भाई हम लेडीजों से जमीन नहीं लेंगे। ठीक है, मुकदमे दायर करना, सरकार के दंड, नीलामी आदेश या फिर बढ़े हुए राजस्व के खिलाफ वे अदालतों में अपील करते थे। किसानों को साथ लेकर प्रतिरोध करते थे क्योंकि काम तो कौन करेगा, किसान करेंगे। तो जमींदार किसानों को अपने पक्ष में करके करते थे। दूसरे नंबर पे वसूली को रोक देते थे। तीसरे नंबर पर सरकारी अधिकारी को गांव में प्रवेश करने ही नहीं देते थे। लास्ट क्या लिखा है? हिंसक और शारीरिक प्रतिरोध, यानी कि कुछ क्षेत्रों में जमींदार और उसके समर्थक सरकारी वसूली कर्मचारियों पर हमला कर देते थे जिसकी वजह से वो लोग वहां से भाग जाते थे। ठीक है, तो ये से कई सारी चीजें थी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो देखिए संथाल आपको पता है ये बसाए गए मजदूर थे, एक तरीके से समझो कि दिहाड़ी के मजदूर आप बोल सकते हो इनको। ये पहाड़ी जो लोग रहते थे वो स्थायी खेती जब करने से मना कर दिए तो संथालों को बुलाया गया कि भाई तुम लोग अब स्थायी खेती करोगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? संथालों ने 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कई कारणों से किया था। इसके मुख्य कारण है, जैसे सबसे पहला है भूमि पर कब्जा और शोषण करना, यानी कि संथालों को जब बचाया गया तो संथाल तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा खुश थे कि भाई चलो बहुत ही बढ़िया है, ब्रिटिश सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन समय के साथ देख रहे हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इनसे वसूल किया जाए, तो ऐसे में संथाल इनके विरोध में आ गए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ? भूमि पर कब्जा और शोषण की बात की जाए तो ब्रिटिश शासन के बाद उनकी जमीनों को महाजनों, साहूकारों और जमींदारों के हाथों में चली गई। संथाल अपनी परंपरागत जमीनों से बेदखल कर दिए गए, यानी कि ऐसी जमीन जिसको उन्होंने साफ करके खेती करने योग्य बनाया था, उन सारे जमीनों को जमींदार, साहूकार जो
वहाँ के महाजन थे वो उन्होंने सबने कब्जा कर लिया और ऐसे में वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और इसके वजह से इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। महाजनों का कर्ज और अत्याचार। महाजन ऊंचे ब्याज, महाजन मतलब समझो एक तरीके से साहूकार। साहूकार क्या करते थे, जो उनको पैसा वगैरह देते थे उसके ऊपर काफी टैक्स लगा देते थे। तो महाजन ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते थे और संथाल की जमीनें जब्त कर ली जाती थी और इसकी वजह से उनका काफी ज्यादा शोषण होता था। अगला है ब्रिटिश अधिकारियों की कठोर नीति, यानी कि राजस्व वसूली, जंगलों पर प्रतिबंध, शिकार पर रोक, कठोर कानूनों से संथालों का जो जीवन है काफी कठिन हो गया था और परंपरागत जमीन पर खतरा, यानी कि ब्रिटिश कानून ने संथालों के उपयोग, जंगलों का जो उपयोग था, आजीविका थी, सामाजिक व्यवस्था थी, इन सब चीजों में दखल देना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उनकी जो संस्कृति है धीरे धीरे खोती चली गई। पुलिस थाना प्रशासन का अत्याचार, यानी कि पुलिस संथालों के साथ अत्याचार करती थी, महाजनों के साथ देती थी, संथालों को न्याय नहीं मिल पाता था इसकी वजह से। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने फाइनली क्या किया, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इसके कई सारे कारण थे। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि समझो कि ये भी लिखा हुआ है कि 100 रुपए समझो मूलधन लिया गया, मूलधन मतलब 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए लिया गया और उस पर कैसे साहूकारों ने ब्याज लगाया था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा दिया था कि उनको 2-2 हजार रुपए देने पड़ गए थे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आप सोचो कोई व्यक्ति 100 रुपए ले और उसके बदले में उसको 2,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो ये भाई कितना है ना डिफरेंस है। तो ऐसे में वो विद्रोह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अगला लिखा है कि भारत में रह समूह के समुदाय के जीवन पर अमेरिकी गृह युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था। अब देखिए एक बात समझिए, अमेरिकी जो गृह युद्ध हुआ था इसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, जो क्योंकि ब्रिटिश सरकार को जब कपास चाहिए था तो अधिकतर कपास अमेरिका से आता था और भारत से मिलता था। तो जब अमेरिका से कपास आना बंद हो गया क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध चलने लगा, तो ऐसे में उसने भारत पे प्रेशर किया कि भाई यहाँ से ज्यादा आप मुझे कपास बना के दो। भारत ने क्या किया, भारत के किसानों ने बहुत जोरों शोरों से कपास उत्पादन किया और उत्पादन करने के बाद उसको जब माल तैयार हो गया तो ऐसे में अमेरिका गृह युद्ध खत्म हो गया और जब अमेरिका का गृह युद्ध खत्म हो गया तो ऐसे में अमेरिका से भी माल आ गया और भारत से भी माल आ गया। तो ऐसे में जब आपको एक चीज पता है कि जब मार्केट में कोई किसी भी चीज का ना अवेलेबिलिटी ज्यादा हो यानी कि उपलब्धता ज्यादा हो तो ऐसे में उसका रेट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रेट कम हो गया। अब किसानों ने क्या किया, पैसा ले लेके कपास का उत्पादन किया था, अब उनको उतना भी पैसा नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो कर्ज चुका पाए। तो इसकी वजह से रैयत समुदाय पर यानी कि किसानों को बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल गया था। क्या लिखा है, भारत में रैयत समुदाय के जीवन पे अमेरिकी गृह युद्ध का काफी प्रभाव पड़ा। जैसे पहला है कपास की मांग बढ़ी, यानी कि अमेरिकी गृह युद्ध जब 1861 से लेकर 65 के बीच में हुआ था, अमेरिका से यूरोप को कपास भेजना बंद हो गया था। तो ऐसे में भारत में कपास की मांग अचानक से बढ़नी शुरू हो गई। ऐसे में कपास की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई। उच्च मांग के कारण भारत में कपास की कीमतें कई गुना बढ़ गई। रैयत जो यानी कि किसान जो थे उपज ऊंचे दामों पर बेचने के लिए, ठीक है, उसकी वजह से उनको ज्यादा आमदनी होती थी, यानी कि उन्होंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कमा लेंगे, ठीक है, बेच के। रैयतों की आर्थिक स्थिति में सुधार, यानी कि अगर कहा जाए कि स्टार्टिंग में तो देखा जाए कई रैयतों ने इस अवधि में काफी लाभ कमाया और उनकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बहुत ही अच्छी हो गई, क्योंकि ये जो युद्ध चला था 1 साल नहीं चला था बल्कि 61 से लेकर 65 के बीच में चला था, यानी कि 4 सालों तक चला था, ठीक है। कुछ किसानों ने जमीन, पशु और औजार इत्यादि भी खरीद लिए क्योंकि पैसा आता था। आगे व्यापारी और साहूकारों पर निर्भरता, यानी कि कपास की बढ़ती मांग के कारण रैयत को संपर्क व्यापारी साहूकारों से बढ़ गई थी और खासकर कि हालांकि लाभ मिला लेकिन कर्ज पर निर्भरता थोड़ी भी बढ़ी, जिससे आगे चल के समस्या पैदा हो गई। और स्टार्टिंग में तो सब बढ़िया चल रहा था क्योंकि कपास धीरे धीरे बिक रहा था और आगे चल के ऐसा हुआ कि जो कपास है उसकी मांग बिल्कुल ही, मतलब समझो कि अमेरिका में जब गृह युद्ध खत्म हो गया तो इसकी वजह से कपास बहुत ज्यादा मार्केट में हो गया और ऐसी वजह से उसका जो रेट है वो कम हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो हमने कई सारे कारणों के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया था, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। पहला कारण जाता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण मतलब क्या होता है, अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोक लगाया था, विधवा विवाह, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया था, ठीक है। भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उसकी परंपरा संस्कृति पर हस्तक्षेप कर रहे थे और इसी वजह से अधिकारियों का तिरस्कार, व्यवहार और सामाजिक भेदभाव की वजह से ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार करने की बात की और इसकी वजह से भारतीयों को वो चीजें पसंद नहीं आई
और उनको लगा कि भाई ये जो चीजें हैं हमारे धर्म में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहला कारण क्या था 1857 का विद्रोह होने का? सामाजिक कारण। दूसरे नंबर पे आता है धार्मिक कारण। तो जैसा कि आपको पता है गाय तथा सुअर की चर्बी का लेप उस कारतूस पर लगाते थे जिसको उनको मुंह से खोलना था, तो ऐसे में उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इसी वजह से सैनिकों को गाय तथा सुअर की चर्बी वाले कारतूस देने का मामला सामने आया था। दूसरे नंबर पे ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकारी सुविधाएं दी जाएगी, ये कौन करता था? अंग्रेज करते थे। और हिंदू मुस्लिम के प्रति असंतोष और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया? 1857 का विद्रोह कर दिया था। अगला क्या लिखा है? राजनीति कारण, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत शासकों की रियायतों को छीन लिया गया था। नाना साहेब और राजा रानी जो है लक्ष्मीबाई के साथ अनुचित व्यवहार किया गया था और कई कर नीति लागू की गई थी जिसकी वजह से जनता पर अत्याचार भी हुआ था। तो ऐसे में राजनीतिक कारण भी आ जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनता इनसे परेशान नहीं थी, अंग्रेजों से सिर्फ जनता परेशान नहीं थी बल्कि सारे लोग परेशान थे। इसी वजह से इन्होंने क्या किया? राजाओं ने मिलकर भी लड़ाई कर दी थी, इस वजह से राजनीतिक कारण। तो 3 कारण हमने पढ़ लिया। सामाजिक कारण, जिसमें समाज के बारे में, सती प्रथा, ये सब चीज पे रोक लगाया था। धार्मिक कारण हमने पढ़ लिया और राजनीतिक कारण पढ़ लिया। अब बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पैसे से रिलेटेड। देखिए क्या लिखा है? जमींदारों की जागीरें छीन ली गई थी और गांव पर कब्जा और भारी कर लगा दिया गया था। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया था क्योंकि मशीनीकरण धीरे धीरे होना शुरू हो गया था। धन का विदेशों में भेजा जाना और शिक्षित भारतीयों को ऊंचा पद ना मिलना, क्योंकि उनका मानना था कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो सिर्फ ब्रिटिश लोगों पर ही ज्यादा ध्यान देंगे, यहाँ के लोगों को ऊंचे ऊंचे पद नहीं देंगे। तो ऐसे में वो कहते थे कि भाई अगर मैं उस लायक हूँ तो मुझे भी तो पद देना चाहिए। तो ऐसे में उनको नहीं। ऐसे ही अगर मैं सेनाओं की अगर मैं बात करूँ तो सेना, जो ब्रिटिशर्स की सेना थी उनको तो अच्छी अच्छी ड्यूटी मिलती थी, जो ब्रिटिशर्स की सेना नहीं थी यानी कि भारतीय थे उनको तो कई दूर भेजा जाता था काम करने के लिए, है ना। तो ऐसे में ये भी दिक्कतें थी। अगला है सैनिक कारण। सैनिक कारण मतलब भारतीय सिपाहियों का अपमान किया गया, उनको साथ भेदभाव किया गया, ठीक है। समान वेतन नहीं दिया जाता था, पदोन्नति की कोई बात नहीं होती थी कि प्रमोशन वगैरह, ठीक है। नियम ना होना, कोई नियम नहीं होता था इनके लिए। कारतूसों का धार्मिक अपमान हुआ, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई। अब तत्कालीन कारण की हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें अचानक से तो हुई नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ बात हुई जो अचानक से हुई जिसकी वजह से चीजें हुई। क्या? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग सैनिकों ने धार्मिक कारणों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो हम इन चीजों को मुंह से नहीं लगाएंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर तुमने हमारे धर्म को भ्रष्ट किया है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में गुस्सा और विद्रोह की चिंगारी फैल गई, इसकी वजह से ये स्टार्ट कर दिया गया 10 मई 1857 को, ठीक है। अब ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कारतूस वाला जो चर्बी वाला कारतूस है और यहाँ पे जो मुंह से लगाया जा रहा है ये है, ठीक है। इसे इसी को कहते हैं कि कारतूस, ठीक है। इसको ऐसे गोली में भरा जाता था, फिर उसके बाद फायर किया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं, तो यही सारे कारण है जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सामाजिक दृष्टि समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था, मतलब 1857 का जो क्रांति हुआ उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट किए और सबके अलग अलग कारण थे और इसी वजह से कहा जाता है 1857 का जो विद्रोह है असफल रहा, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिव्स थे। तो देखिए भाई, सबसे पहले राजा वर्ग, राजा नवाब, ये सब लोग क्यों शामिल थे? क्योंकि सिंपल सी बात है, बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, कुंवर सिंह आदि अपनी खोई हुई सत्ता को दोबारा पाना चाहते थे, जिसके लिए शासकों ने अपने अपने क्षेत्रों में लोगों का नेतृत्व किया। अगला है जमींदार तालुकदारों की जो जागीरें उसको नीलाम कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा और इसी वजह से ये लोग परेशान थे। जैसे अंग्रेजों ने अपनी जमींदारी तथा तालुकदारों को उसकी सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, उनकी जागीरों को नीलाम कर दिया गया था, गाँव पर कब्जा कर लिया गया था। जमींदार अंग्रेजी राज को समाप्त करके अपनी संपत्ति को वापस पाना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने लड़ाई की। आगे किसान वर्ग की अगर मैं बात करूं तो किसान क्यों शामिल थे 1857 की क्रांति में? अंग्रेजों के तहत तरह तरह के राजस्व लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से किसानों को लगान चुका पाना काफी मुश्किल होता था। उसकी फसलों का अधिक रेट नहीं मिल पाता था, कभी कभी उनको उनकी जमीनें से बेदखल कर दिया जाता था। किसान साहूकारों तथा ऋणदाताओं के चंगुल में फंसते चले गए थे। किसान इन सब चीज में सुधार लाना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने क्या किया? लड़ाई किया। आगे बढ़ते, व्यापारी क्यों चाहते थे? व्यापारियों ने उद्योगों को अपने हाथों में ले लिया था। अंग्रेजों ने उद्योगों को अपने हाथों में ले लिया था और इसकी वजह से वो ये चाहते थे कि जो अंग्रेज है ना उद्योगों को अपने हाथों से रिलीज करे ताकि ये चीजें हमारे हाथ में आए, ठीक है। और टैक्स की कीमत में गिरावट चाहते थे। कंपनियों को
अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटे मोटे व्यापार करना पड़ता था। व्यापारी चाहते थे कि टैक्स की कीमत कम किया जाए, उद्योगों पर एकाधिकार पाना चाहते थे। अगला है सैनिक, यानी कि भारतीय सिपाहियों को कमतर नस्ल का माना गया था, सैनिकों का अपमान किया गया था, सिपाहियों के प्रति गाली गलौज की गई थी, शारीरिक हिंसा की गई थी, भेदभाव की नीति अपनाना, समान वेतन और समान नियम न होना, जिसकी वजह से चिकनाई युक्त कारतूसों के प्रचलन से जो सैनिक थे उनके गहरा धक्का हुआ, तो वो चाहते थे कि सारी चीजें हट जाए। ठीक है। धार्मिक जो नेता थे जैसे पंडित और मौलवी क्या चाहते थे, पंडित और मौलवी दोनों ने ईसाई धर्म को फैलाने का विरोध किया। वे चाहते थे कि पश्चिमी संस्कृति यहाँ पर हावी ना हो, धर्म भ्रष्ट न किया जाए और धर्म परिवर्तन ना किया जाए। अगला है अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों हुआ, क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से अवध में इतना विद्रोह हुआ। तो सबसे पहला है अवध विलय से जनता में आक्रोश। इन्होंने क्या किया था, गलत इंजाम लगाकर अंग्रेजों ने अवध की जो चीजें थी उसको अंग्रेजों ने अपने में विलय कर लिया था। ठीक है। 1856 में दुराचार का झूठा आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध को अपनी साम्राज्य में मिला लिया, जिसकी वजह से जनता, सैनिक और जमींदारों में गहरा असंतोष फैल गया। दूसरे नंबर पे नवाब की शक्ति समाप्त कर दी गई थी। नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर सत्ता छीन ली गई थी, जिसकी वजह से उनके जो समर्थक थे, जो दरबारी थे और जो शासकीय जो वर्ग थे, इन्होंने अंग्रेजों को हटाने की ठान ली थी। इसी वजह से इन्होंने बढ़ चढ़कर 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं अवध की सेना भंग कर दी गई थी। नवाब की विशाल सेना को खत्म कर दिया गया था। हजारों सैनिक बेरोजगार हुए थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों के प्रति इनका क्रोध बढ़ गया था। जमींदार तालुकदारों पर इनका दबाव था, जैसे अंग्रेजों ने तालुकदारों की भूमि और अधिकार छीन ली थी, जिसकी वजह से शक्तिशाली जमींदार भी इस पर विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। किसानों पर भारी कर लगाने, जिसकी वजह से किसानों ने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जनता, सिपाही, जमींदार सारे लोग तो परेशानी थे अंग्रेजों से। इसी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें अवध में ज्यादा थी। इसी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आगे बात करते हैं 1830 में गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन के कारण बताइए और इसके परिणामों की विस्तार से वो चीज की है। तो आपको पता है 1857 का जो विद्रोह 1930 में जो नमक कानून लाया गया था, बेसिकली इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर एकाधिकार लागू कर दिया था, नमक बनाने पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ साथ नमक की कीमतें बढ़ने लगी थी। इसकी वजह से गांधी जी ने कहा कि देखो नमक जो है ना सबकी जरूरतें हैं, है ना, हर व्यक्ति की जरूरत है, और ऐसे में नमक का रेट बढ़ाना ये सही नहीं है। तो इसकी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग जरूरी होता है। जैसे भारतीयों को नमक कानून के तहत घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है। भारतीय दुकानों से अधिक मूल्य पर उनको नमक खरीदने के लिए बाध्य कर दिया गया था। नमक उत्पादन और विक्रय पर एकाधिकार लगा दिया गया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा लाभ पर न बिकने वाला नमक नष्ट कर दिया गया था। और प्राकृतिक द्वारा बिना श्रम के उत्पादन नमक को नष्ट कर दिया था। यानी कि समझो कि ऐसी चीजें, नमक क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है एक तरीके से समुद्र से, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग वगैरह ये सब चीजें की जाती है। बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से नष्ट कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से समझिए कि धीरे धीरे करके इन्होंने इस तरीके की नीति लागू कर दी जिसके उससे ज्यादा से ज्यादा उनको टैक्स मिले। ठीक है। उपयुक्त कारणों से जो गांधी जी हैं, गांधी जी द्वारा नमक एकाधिकार के मुद्दे का चयन किया गया। नमक कानून आम जनता में बेहद लोकप्रियता, ठीक है, अलोकप्रियता, यानी कि जो नमक कानून अंग्रेजों ने लागू किया था जिसकी वजह से जनता आक्रोश में आ गई थी, तो ये अलोकप्रिय था। ठीक है। इस असंतोष का गांधी जी ने शासन के खिलाफ संगठित होना स्वीकार किया और उसके बाद सबको इकट्ठा किया और साबरमती के आश्रम से इस चीज को स्टार्ट किया गया और दांडी जाके एक मुट्ठी नमक बनाकर इस चीज को तोड़ दिया गया। ठीक है। आगे क्या लिखा है, परिणाम की बात करते हैं। महात्मा गांधी दुनिया की नजर में इसकी वजह से आए। दूसरे नंबर पे अंग्रेजी समाचार पत्रिका टाइम्स में गांधी जी का मजाक उड़ाया गया। साथ ही साथ दांडी यात्रा के पश्चात इस पत्रिका का जो सोच है, ठीक है, सोच में बदलाव आई। गांधी जी को मिला जन समर्थन देखकर सब लोग हैरान हो गए कि भाई इतने सारे लोग कैसे सपोर्ट, क्योंकि ये जहां पे जिस गांव से होते हुए गुजरते थे ना, सारे गांव के जो लोग हैं इनके साथ हो जाते थे। इस यात्रा का यूरोप और अमेरिका प्रेस द्वारा व्यापक कवरेज किया गया। पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अंग्रेजी हुकूमत को आंदोलनों की व्यापकता का एहसास हो गया कि भाई आंदोलन भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, और इसकी वजह से कहा जाता है कि अंग्रेजों की जो नींव है वो लड़खड़ा गई।
उनका राज बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता है, ये भी सबने सोचा और भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदार बना दिया गया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने खुद को आम व्यक्तियों की जैसे बनाने के लिए क्या क्या किया। सबसे पहले उन्होंने कुछ कदम उठाए, जैसे साधारण खादी पहनाव का उन्होंने चयन किया, जैसे साधारण खादी वस्त्र पहनते थे, धोती कुर्ता का, है ना, वो चीज करते थे। दूसरा है चरखा चलाते थे और खुद कपड़ा बनाया करते थे। तीसरे नंबर पे सादा जीवन अपनाते थे। चौथे नंबर पे गांव में रहकर काम किया करते थे, जिसकी वजह से सबको ये लगे कि हाँ ये भी हमारे जैसे ही है। आम लोगों की जो बोलचाल की जो भाषा है वही बोला करते थे। और जाति वर्ग धर्म से उठकर भी इन्होंने कहा कि देखो हम जातियों में मत रहो, जाति से भी ऊपर बढ़ के इंसानियत होती है, तो इंसानियत को फॉलो करो। तो इस वजह से गांधी जी ने खुद को आम लोगों की तरह दिखाने के लिए आम लोगों की तरह बनना शुरू किया। अगला है किसान गांधी जी को किस तरीके से देखते थे। तो गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा जैसे अलग अलग नामों से इनको जाना जाता था। आगे बात करते हैं, विशेषकर अगर मैं बात करूं तो गांधी जी गरीब विशेषकर किसानों के बीच में गांधी जी की अपील को, उनकी जीवन शैली और उनके द्वारा धोती और चरखा जैसे चीजों को विवेकपूर्ण, है ना, प्रयोग में बहुत ज्यादा बल मिला। गांधी जी जहां कहीं भी गए वहां पे चमत्कारी अफवाहें भी देखने को मिली। जैसे कुछ जगहों पे ये कहा गया कि गांधी जी के खिलाफ अगर कुछ बातें किसी ने बोल दिया तो समझो कि उसको काफी दुख का सामना करना पड़ जाएगा। कुछ अन्य स्थलों पर यह दावा किया गया गांधी जी की जो शक्ति है अंग्रेजी जो बादशाह है उसको खत्म करने के लिए आई है। साथ ही साथ गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताने वाली की कहानियां भी है। जैसे इस तरीके की अफवाहें भी फैली कि जो गांधी जी की आलोचना करता था वो गांव के लोगों को, है ना, इसकी वजह से जो गांधी जी की आलोचना करता था कहीं ना कहीं उसको, उसकी आलोचना होती थी, उसकी बुराई होती थी और उसकी जो फसल है वो चौपट भी हो जाती थी। इस वजह से गांधी जी की बुराई ना करो तो ये अच्छा है, ऐसा चीज था। आगे बात करते हैं चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये समझो कि एक मिनी मशीन है जो कि घर पे बैठ के कोई भी चरखा चला सकता है और सूत काट सकता है, इसकी वजह से खादी वस्त्र बन सकता था। ठीक है, महात्मा गांधी ने चरखे को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और स्वदेशी आंदोलनों का एक तरीके से प्रतीक बनाया। और दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का ये प्रतीक है, आत्मनिर्भर बनो, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि मशीनों के ऊपर डिपेंड रहो, मशीन सबका काम करके दे देगी तो फिर तुम बेरोजगार हो जाओगे। अगला है गरीबों और किसानों के लिए सुलभ बना दिया गया, यानी कि गरीब और किसानों को भी इसमें शामिल कर दिया गया, जिसकी वजह से ऊंचे वर्ग के जो लोग थे सभी लोग मिलकर चरखा चलाया करते थे। अगला है विरोध का अहिंसक साधन, मतलब चरखा स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा था जो कि अहिंसक तरीके के द्वारा ब्रिटिश जो वस्तुएं थी उसके बहिष्कार कर दिया गया। इन्होंने कहा कि भाई देखो ब्रिटिशर्स की अगर चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो अपनी जो स्वदेशी चीजें हैं इसका प्रमोशन नहीं हो पाएगा, इस वजह से हमें अपनी चीजों का प्रमोशन करना चाहिए। आगे राष्ट्रव्यापी पहचान का प्रतीक, चरखा पूरे भारत में स्वदेशी और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है और छोटे बड़े जो गांव हैं, शहर, गांव से लेकर शहर तक हर लोगों को ये जोड़ती है। ठीक है, अब बचे हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन। आगे अब लास्ट में मेरे मुंह भी दर्द करने लगा क्योंकि लगातार मैं बोले जा रहा हूँ ना, क्योंकि भाई बच्चे कहते हैं कि भैया शॉर्ट वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, तो आप लोग के लिए शॉर्ट वीडियो है। बाकी चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए। संविधान सभा ने भाषा के विवाद का समाधान करने के लिए क्या रास्ता अपनाया। सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय भाषा के बारे में कुछ बातें बताई। सबसे पहले उन्होंने कहा कुछ हमें ऐसी भाषा चुननी चाहिए जो कि सबके लिए इजी हो, जैसे सामान्य जनता की समझ में आनी चाहिए, तो इसी वजह से वो हिंदी चूज करना चाहते थे जो कि इजीली सबको समझ में आ जाती है। दूसरे नंबर पे देश की संस्कृति और परंपरा से वो भाषा जुड़ी हुई होनी चाहिए। तीसरा है सादा तथा सरल होना चाहिए और चौथे नंबर पे राष्ट्र की एकता में योगदान होना चाहिए। और लास्ट में क्या लिखा है, गांधी जी ने विशेष रूप से हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के सुझाव दिया था। लास्ट इसके अलावा अगर आगे बात करते हैं तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि विशेषताएं बता दीजिए, दूसरे नंबर पे इसका समाधान कैसे किया गया। तो देखिए क्या लिखा है, संविधान सभा ने भाषा का विवाद का समाधान कैसे किया। सबसे पहले चीज, संविधान सभा में भारत भाषा को लेकर कई सारे मतभेद थे, इसे सुलझाने के लिए कई मतलब संविधान सभा ने बहुत सारे रास्ते निकाले। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, 343 के अनुसार राष्ट्रभाषा बनाया गया, लेकिन ये भी बात कहा गया कि
22 मुख्य भाषाएं हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाएंगी। अंग्रेजी को सहायक भाषा रखा गया, ठीक है, ताकि विदेशी व्यापार और प्रशासन में सुविधा हो पाए। अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण किया गया, राज्यों को अपनी भाषा बनाने का स्वतंत्रता दिया गया और भविष्य में सभी राज्यों के लिए एक समय पर हिंदी अपनाने की योजना की गई कि धीरे धीरे करके आगे चल के जो हिंदी है उस चीज़ को अपना लिया जाएगा, लेकिन समझते हुए इस चीज़ का विरोध किया गया और इस वजह से 22 मुख्य भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौती थी? तो देखिए, चुनौती की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले भाषा की चुनौती थी कि भाषा किसको सेलेक्ट किया जाए। दूसरे नंबर पे धर्म और अल्पसंख्यक का अधिकार, मतलब जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई आदि अल्पसंख्यक थे, इनके अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई। यह चुनौती भी थी कि सभी धर्मों को न्याय संगत बनाया जाए, जिसकी वजह से किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो गया है। अगला है सामाजिक असमानता, मतलब जाति प्रजा और अनुसूचित जनजातियों के लिए बराबरी का एक अधिकार सुनिश्चित किया जाए। महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए समान अधिकारों की प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक एकता की बात की गई कि भाई देखो, एक ऐसे संघ की स्थापना करो जिसको, है ना, जिसकी बात सब माने। तो इस वजह से एक केंद्रीय सरकार बनाया गया और अलग अलग सरकारें राज्यों के लिए बनाई गई, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आर्थिक और न्यायिक ढांचा तय करना, भूमि सुधार, रोजगार, न्याय और सामाजिक कल्याण के लिए संवैधानिक आधार तय किया गया और एक न्याय संगत समान अवसर देने का एक आर्थिक ढांचा बनाया गया। यानी कि एक तरीके से आर्थिक न्याय किस तरीके से मिल पाए, किसको कितनी जमीनें अलॉट किया जाए और जमींदारों के पास, जिसके पास बहुत सारी जमीनें थी, उनके लिए क्या कानून बनाया जाए ताकि गरीबों को मिल पाए, ठीक है। इसके साथ साथ राशन वासन, समझते हो ना, अल्पसंख्यकों के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाना, ये सब चीज इसमें शामिल था। स्वतंत्रता के बाद व्यवस्था बनाना, मतलब ब्रिटिश शासन से हटकर पूरी तरीके से लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना था और संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करना, ये सब चीज कठिनाई थी, ठीक है। तो राजनीतिक एकता बनाना, आर्थिक और न्यायिक ढांचा तय करना और स्वतंत्रता के बाद की व्यवस्था बनाना जिसकी वजह से कोई दिक्कतें ना हो और देश डिवाइड आगे चल के ना हो। तो इस प्रकार की चीजें की गई। देखो, लास्ट के क्वेश्चन में बहुत धीरे धीरे मैंने करके बोला है क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है ना, इस वजह से बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुक नंबर 3 और इसके साथ साथ आपका चैप्टर हो गया ओवर। टोटल 45 क्वेश्चन करवा दिया गया है, अच्छे से करवाया गया। जिसको भी ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज कर दीजिए, वहां से ले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।